चलो ध्यान दो सब लोग, बातचीत में। टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड वर्टेक्स इज। क्वेश्चन में आपको इसमें कह रहा है कि आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई दिक्कत? ध्यान दो, क्वेश्चन बनाने के लिए ना किताब में जितना फॉर्मूला दिया हुआ है सब फॉर्मूला भी रट लीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। काहे नहीं क्वेश्चन बनेगा सर? कोई मैकेनिक की दुकान पे आप जाएंगे, उसके पास तो सारा इंस्ट्रूमेंट है। हम भी आपको सारा इंस्ट्रूमेंट, बिजली मिस्त्री जो इलेक्ट्रिशियन अपने यहाँ कोचिंग में ठीक करने के लिए आता है, काम करने के लिए आता है, और उसका सारा इंस्ट्रूमेंट आपको दे देंगे तो आप भी इलेक्ट्रिशियन हो जाएंगे। क्यों वो इलेक्ट्रिशियन है, क्यों नहीं आप हो सकते हैं? क्योंकि उस काम का करने का सही अप्रोच क्या है उसके लेके वो एक्सरसाइज किया है, उस पर वो काम किया है ना, उसका वो अभ्यास किया है। ऐसे ही आप भी अभ्यास करेंगे, आपसे भी प्रॉब्लम बनेगा। तो बिल्कुल आप लोग अभ्यास से दूर हैं, हिम्मत भी नहीं करते हैं। थोड़ा भी हिम्मत नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसका तीनों साइड है ना, कह रहा है कि इसके किसी दो साइड पे आ जाओ, इसके किसी दो साइड पे इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है। तो मान लेते हैं कि यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। आपको कह रहा है कि थर्ड वर्टेक्स पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। दो वर्टिसेस पे इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, थर्ड वर्टेक्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे आपका ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो आपको हम क्या बताएं कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है किसी चार्ज के द्वारा, तो उस पॉइंट पे आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का इमेजिन करेंगे। क्या करेंगे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जब यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे तो इस Q और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। तो ये आपका आ गया E1 वेक्टर। फिर यहाँ पे आपका Q है और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का आप इमेजिन किए हैं, तो फिर यहाँ पे इसके द्वारा क्या होगा? आपका रिपल्सन। तो ये आपका आ गया E2। इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल आपका 60 डिग्री होता है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, है ना। अब चलिए एकदम सिंपल। अच्छा, रिजल्टेंट अगर आपको इसका निकालना है तो क्या करेंगे? जब दो वेक्टर हमारा दिया हुआ है, अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पैरेललोग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे? पैरेललोग्राम। तो ये आपका E1 के इक्वल मैग्नीट्यूड और ये आपका E2 के इक्वल मैग्नीट्यूड। और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, वो आपका रिजल्टेंट देगा। क्या देगा लेके? रिजल्टेंट। तो एकदम सिंपल है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग E1 वेक्टर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/4πε0 चार्ज आपका Q है और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आपका A का स्क्वायर, R नहीं A का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/4πε0 और Q बाय आपका A स्क्वायर आ गया। एक्चुअली यहाँ पे आपका Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू आपका Q है, और चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, Q का वैल्यू इक्वल है तो E2 का भी वैल्यू E1 के इक्वल ही आएंगे। तो 1/4πε0 Q बाय A स्क्वायर आपका इसका भी आएगा। अब आपका E1 और E2 आ गया, इसका रिजल्टेंट निकालना है तो दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको मिला हुआ है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपका कितना है? 60 डिग्री है। तो जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो E इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर, ध्यान से सुनना है, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1, ध्यान देना है, E2 cos 60 डिग्री यूज़ करेंगे ना जी। तो चलिए आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/4πε0 Q बाय A स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 1/4πε0 Q बाय A स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2 इंटू 1/4πε0। अच्छा, Q बाय A स्क्वायर, फिर 1/4πε0 Q बाय A स्क्वायर और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। एक बात ध्यान देना है कि हम लोग 1/4πε0 हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको KQ बाय A स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सुन रहे हो ना? अच्छा, फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो वहाँ पे एक बार लिख देंगे। ऐसे इसको लिखने के कारण हमारा डेरिवेशन का लेंथ जो है ना वो बड़ा हो जाता है।
तो चलिए यहाँ पे आपका देखिए तो ये 2 से 1/2 कट जाएगा, तो ध्यान देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर को हम ए मान लेते हैं। तो देखिए आपका ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये ए इंटू ए, ये भी आपका ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अगर हम ये कॉमन ले लें, ध्यान देना है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये आपका 1 + 1 + 1 ना जी, और फाइनली आपका आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3q बाय ए स्क्वायर है ऑप्शन। चलिए सी, तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर कितना हुआ है 34 का आंसर कितना आ गया आपका सी आ गया। समझ में आया। चलिए इसके बाद देखिए 35 क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि इफ़ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -q, एक पार्टिकल है जिस पे चार्ज आपका कितना है -q है, हैविंग मास m, यानी चार्ज उसका -q और मास कितना है m, मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अराउंड n infinitely long line charge of linear charge density lambda, then the time period of revolution of the charge particle will be, यानी उसका एक चक्कर घूमने का टाइम पीरियड आपको निकालना है ना, कि टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सोचिए जरा, पहले तो इसको नोट कर लो। जिन लोगों के पास ये क्वेश्चंस नहीं है आज ऑफिस से क्वेश्चन रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। तुम बालक आज से ही तुम क्लास ज्वाइन किए हो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हो या नहीं, अभी शुरू नहीं किए हो, अच्छा ठीक है। बन गया क्वेश्चन नंबर 35। कौन कौन लोग बनाए हो ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा -q चार्ज वाला जो हमारा बॉडी है उस पर फोर्स कितना लग रहा है वो पहले निकाल लेंगे, और जब फोर्स निकाल लेंगे तो F = mv²/r आता है, तो जहाँ से हम v निकाल लेंगे। और जब हमारे पास v आ जाएगा तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस एक चक्कर लगाने के लिए तो 2πr चाहिए, अब वेलोसिटी तो आप निकाल लोगे ना। तो चलो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 35 में ध्यान देना। यहाँ पे 1 मिनट सब लोग सुनो। क्वेश्चन नंबर 35 में याद कीजिए, जब गॉस थ्योरम का हम एप्लीकेशंस पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आपको हम बताए थे कि इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, तो उसके कारण आपका r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो आपका 1/2πε0 λ/r होता है, हाँ या ना। अब चूंकि वहाँ पे जो चार्ज आपका लग रहा है, ध्यान से सुनिए, लेमडा का वैल्यू आपका पॉजिटिव है, तो लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव है, चार्ज उस पर कितना है -q, तो F = क्या पढ़े हो QE। तो चूंकि फोर्स का वैल्यू तो हम लोगों को क्या है, और फोर्स का वैल्यू तो पॉजिटिव ही लेना है, अरे हाँ या ना। तो 2πε0 और यहाँ पे λ/q अब r आ जाएगा, ये आपका फोर्स का वैल्यू आ गया। अब ध्यान देना है कि आपका चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज्ड वायर है, वायर जो है क्या है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो चार्ज पार्टिकल्स है वो निगेटिवली चार्ज्ड है। तो यहाँ पे फोर्स जो होगा वो आपका अट्रैक्टिव होगा, यानी इन्फिनाइट चार्ज लॉन्ग रॉड की तरफ आपका जो चार्ज पार्टिकल्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स को फील्ड करेगा। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि कितना, तो F = हम लोग क्या जानते हैं mv²/r। तो चार्ज पार्टिकल का तो आपका मास दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 1/2πε0 λ/q/r = mv²/r से r कैंसिल ना जी, तो v² आपका यहाँ से आ जाएगा λ/q/2πε0। तो v = कितना √λ/q/r
2 पाई एप्सिलॉन। अब हम लोगों को निकालना है क्या, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब क्या कि एक पूरे चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा। तो एक पूरे चक्कर लगाने में कितना जी डिस्टेंस हो गया, 2 पाई आर हो गया। और कितना वेलोसिटी से है वो, तो लेमडा क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन, हाँ या ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर और रूट अंडर क्या जी, 2 पाई एप्सिलॉन लेमडा क्यू। ये है ऑप्शन, सॉरी कहाँ पे एम छोड़ दिए हम लोग, यहाँ पे ना। हाँ तो 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एम, तो यहाँ पे सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन एम, ये यहाँ पे सॉरी हाँ ठीक है, ये है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 पाई आर, ध्यान देना है यहाँ पे 2 पाई आर। अब इसको 2 से हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर। अब देखो तो ये 4 पाई एप्सिलॉन ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन को तो हम 1 बाई के लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका m बाय 2k लेमडा क्यू, है ये आंसर, हाँ ये ऑप्शन है। तो 2 पाई आर m बाय 2k लेमडा क्यू, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। इसमें देखो कि तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कंसेप्ट है, अब ये क्वेश्चन कैसे बना इसको सीखना होगा ना। ये तो हम बना दिए ना, तुम कैसे बनाओगे। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट बस इतना ही तक था, बाकी तो सारा मैकेनिक्स है। याद करो जब हम तुमको पढ़ाए थे हॉरिजॉन्टल सर्कल और वर्टिकल सर्कल, क्या बताए थे कि जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर लूप पे सर्कुलर मोशन में होता है तो उस पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल 2 फोर्स उस पर लगते हैं। सेंट्रीपिटल बॉडी में सर्कुलर पाथ पे चेंज इन डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड के लिए। तो आपका यहाँ पे ध्यान देना है कि F इक्वल टू, तो जो भी बॉडी आपका सर्कुलर ट्रैक पे मोशन में है उस पर जो आपका फोर्स लगेगा वो mv²/r लगेगा। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला से फोर्स यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, जो कि आपको यहाँ से ऑलरेडी मिल रहा है। और जब फोर्स पुट करने के बाद बाकी प्रोसेस वेलोसिटी आ गया तो फिर टाइम पीरियड निकालना। तो यहाँ तक तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मामला था, लेकिन बाकी तो फिर से आपका क्लास 11th का यूज आ गया ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में होते हैं। क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन कंसेप्ट उसमें 2-3 आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, थोड़ा घुमा के पूछता है, नहीं तो डायरेक्ट थ्योरी। इस बार का जो क्वेश्चंस है वो टोटल थ्योरी बेस्ड था, लेकिन हर बार ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, चलो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 10 ग्राम ब्लॉक विथ अ चार्ज। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 36 मास कितना है 10 ग्राम। तो सबसे पहले 10 × 10⁻³ kg। उसके बाद आपका कह रहा है कि चार्ज इस पे जो आपका है Q इक्वल टू 8 × 10⁻⁵ कूलम इज़ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है। E इक्वल टू आपका ये वैल्यू जो दे रहा है कि 3 × 10⁻³ I कैप -600 J कैप न्यूटन पर कूलम। ए ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ब्लॉक क्या है कि रेस्ट से ये हुआ है, फ्रॉम द ओरिजिन। देन इट एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, यानी t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक बात ध्यान देना है बुआ कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सुन रहे हो ना, जब ये हम लोगों को मिला हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो जब ही इलेक्ट्रिक फील्ड का आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, आपका 3000 का स्क्वायर प्लस 600 का स्क्वायर, यही ना होगा, हाँ या ना। तो ये आपका 9 आ जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे 10 का पावर 6 प्लस ये 36 आ जाएगा, इसको बोलेंगे 10 का पावर 4। तो ऐसा करें हम लोग कि इसको 900 कर देते हैं, तो 936 × 10 का पावर क्या 4 मैं लिख दूँ, हाँ या ना, कोई दिक्कत।
देखो ना यहाँ पे हम लोग 10 का पावर जो 6 है तो 10 का पावर 2 अलग कर लिए तो 10 का पावर 4 बचेगा, और 10 का पावर जो 2 लिए हैं वो 900। मैं वो स्टेप यहाँ लिख दूँ, देखो तो 900 इंटू 10 का पावर 4 लिखोगे तो ये तो 2 जाएगा, तो फिर 6 ही हो जाएगा ना। हम इसको ऐड करने के लिए अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पे ऐड हमारा पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब बताओ 936 कितना का स्क्वायर रूट है? कुछ है इसका उपाय? नहीं है। क्यों बताओ, कुछ तो होगा ही ना। करो कैलकुलेशन सब। थ्री 312 आएगा, वो भी 3 से होगा। अरे डायरेक्ट इसका बताओ ना, स्क्वायर रूट कितना होगा? हाँ 31 पॉइंट करें आगे, मान ले 31.08। हाँ तो चलो, तो इसका आ जाएगा 31.08 और 10 का पावर 4 का आ जाएगा 10 का पावर 2, तो कितना आ जाएगा? 3108 न्यूटन पर कूलम बोल दें जी, 3108 न्यूटन पर कूलम बोल दें ना। अब चलो, तो जो चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ पे, सुनो, जो चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ पे Q इक्वल टू 8 इंटू 10 टू दी पावर क्या है? -5 है ना। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, तो F इक्वल टू क्या पढ़े हो? Q ही, और F इक्वल टू हम ma भी पढ़े हैं, हाँ या ना। तो Q का वैल्यू कितना है? 8 इंटू 10 का पावर -5, सुन रहे हो ना जी, और इंटू क्या? 3108 और डिवाइडेड बाय मास का वैल्यू कितना है? 10 इंटू 10 का पावर -3। तो देखो, तो ये 10 का पावर तो -2 ना, जब ऊपर आएगा तो 8 इंटू 3108 इंटू 10 का पावर -2, इसको मल्टीप्लाई करो तो 64, ये 8 और ये 24 हो गया ना, इंटू 10 का पावर -2। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन, इसको मिटा दूँ ना, चलो 31.08 नहीं होगा, कितना होगा? क्या रे, क्या बोलते हो? कुछ भी बोल देते हो। तो फिर कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो फिर बताते काहे नहीं हो सही से? बोलो जल्दी, जो बोलोगे उस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। ये तो तुम ही लोग को निकालना होगा ना। ये बताओ कितना होगा? बाकी लोग क्या चेहरा देख रहे हो रे? कितना आएगा? 30.57 इंटू 10 का पावर 2, तो 357 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे? 3057 पुट करेंगे ना, तो ये तो MA, तो वेट करना है यहाँ पे, F इक्वल टू हमारा MA होता है, तो ये हम लोग लिखेंगे। तो देयरफॉर A इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से हम लोग एक बार तुम लोग ना मल्टीप्लाई डिवाइड गलती करते हो ना, फिर तो, और हम तो देख रहे हैं ये भी तुम लोग करना नहीं चाह रहे हो क्या? तो 10 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? -3 ना, तो मल्टीप्लाई करो तो इससे 56, 8 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 56 होगा ना, बैलेंस 5, और 8 5 आर 40, और ये कितना है? 45, बैलेंस 4, और ये 24 इंटू 10 का पावर कितना आ जाएगा? देखो तो -3 ना, तो यहाँ से आ जाएगा 24.456 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ तक में ये हम लोग कर लिए। अब देखो क्या कह रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स लग रहा है, तो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसके कारण हम एक्सेलरेशन निकाल लिए। अब बॉडी के बारे में, अब चार्ज बॉडी के बारे में ज़रा सोचो। चार्ज बॉडी के बारे में ये कह रहा है
कि वो रेस्ट से, यानी क्या कह रहा है, रेस्ट से ना, तो u इक्वल टू क्या हो गया कि 0 मीटर पर सेकेंड आपका हो गया, हाँ या ना। टाइम कह रहा है कि 0 सेकेंड जब वो ओरिजिन पे था, तो कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट में कितना डिस्टेंस को कवर करेगा जब वो अच्छा एक बात देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर हम लोग निकालेंगे t इक्वल टू हमारा 3 सेकेंड, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे हम लोग निकाल देंगे, तो हम लोगों का x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये जो तरीका होगा वो होगा गलत, जनरली स्टूडेंट यही करते हैं। का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में एक्सेलरेशन क्या होता है? नहीं, तो यहाँ पे आपको तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही लेके बनाना होगा। वहाँ पे आपको F इक्वल टू एम ए के इक्वल टू एक बार एक्सेलरेशन आप निकाल दिए तो उसी पे निकालना होगा। और कुछ कंसेप्ट सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, ये तरीका पे बनाएंगे तो हो जाएगा गलत। आपको क्वेश्चन में एक बात को ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में देखिए आपका ई वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है कितना जी, 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 आई कैप और माइनस 600 जे कैप। तो देखो हम तुमको वेक्टर कंपोनेंट पढ़ाए हुए हैं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई पढ़ाए ना जी, तो आपको तो एक्स डायरेक्शन के लिए ना पूछ रहा है, तो जब हम एफ एक्स निकालेंगे तो क्यू ई एक्स होगा, तो सब चीज़ पढ़ाए हुए, लेकिन तुम लोग नहीं पढ़ते हो तो इसका कोई, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसीलिए तो हम देख रहे थे ना कि कितने लोग इस बात को पकड़ रहे हो, अब बाकी लोग सुस्ताए हुए हो, स्क्वायर रूट बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो कोई मतलब नहीं है सर, आप पढ़ा रहे हैं ना, आप कर देंगे ना, ऐसे काम चलेगा। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, क्यू ई एक्स, चूँकि यहाँ पे आपका जो एक्स डायरेक्शन के लिए पूछ रहा है तो एक्स कंपोनेंट ही हम लोग लेंगे, और यहाँ से एम ए एक्स लिखेंगे, और क्यू का वैल्यू हमारा कितना है बोलो जल्दी, 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, और ये 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, और ए एक्स इक्वल टू जब निकालेंगे तो 24 ना जी, तो 24 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 और आपका प्लस 3, तो 10 का पावर माइनस 2, और डिवाइडेड बाय मास ना, तो मास का वैल्यू कितना है, 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, कैंसिल हो गया ना, हाँ है ना। तो आपका यहाँ से आ गया 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, x का, तो x इक्वल टू क्या करोगे, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो यू एक्स का वैल्यू तो 0 कह रहा है, अरे हाँ है ना, और t इक्वल टू भी आपका 0 है, 1/2, यहाँ पे लगाएंगे 24, और t इक्वल टू कितना जी, 9 ना, ये 12 आ गया ना, 12 नमा 108 मीटर है ऑप्शन। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ोगे नहीं। अभी सब वही कर रहे थे, हाँ सर, इस बात पे कोई दिमाग लगा, इस क्वेश्चन में कुछ है जी, आपको पूछ रहा है एक्स डायरेक्शन का, तो एक्स डायरेक्शन का ना फोर्स आप यूज करेंगे। अब इसमें भी तुम देखो कंसेप्ट कहाँ से आया, बस खाली कहने को क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, आपको ये कहाँ से पढ़े हो, ये जानकारी कहाँ मिला था, वेक्टर में, फिर ये कहाँ आ गए, मैकेनिक्स में, फिर से क्वेश्चन बन गया। चलो अगला क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। टू इक्वल पॉइंट चार्ज है ना, each of magnitude q are located at point प्लस माइनस a, 0, 0, यानी बोले तो ध्यान से सुनना है, एक्स एक्सिस के एक माइनस a पॉइंट पे आपका एक प्लस q चार्ज है, और एक आपका प्लस a पे आपका प्लस q चार्ज है, कोई दिक्कत। अब चलो, अ थर्ड पॉइंट चार्ज ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q, एक तीसरा आपका जो पॉइंट चार्ज है उसका आपका मास m है और माइनस q, रिवॉल्व अराउंड द x एक्सिस इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, attraction to a point a and b, kinetic energy of a rotating particle is given by। यहाँ से मान लीजिए कि ये r डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा है, तो डेफिनेटली है कि y एक्सिस पे ही होगा या z एक्सिस पे होगा, या तो z एक्सिस पे होगा या y एक्सिस पे होगा। यहाँ पे आपका माइनस q चार्ज है, ठीक ना।
जो कि आपका अट्रैक्शन टू पॉइंट, अगर इसको हम लोग ए पॉइंट और इसको बी मान लें तो इस और ये अट्रैक्शन फोर्स को, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल निकालना है। वेरी सिंपल। कैसे सर? इसके द्वारा इसको क्या किया जाएगा, इसके द्वारा इसको क्या किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा। यहाँ से ये डिस्टेंस आपका ए है, ये आपका आर है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी आपका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ या ना। तो सबसे पहले हम इस पे रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो देखिए, तो F इक्वल टू आपका, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ये डायरेक्ट नहीं होगा। कितना होगा फिर? आपका ये यहाँ से यहाँ A है, ये यहाँ से यहाँ A है, और ये यहाँ से आपका R और ये आपका R। नहीं हुआ, सॉरी, ये डिस्टेंस R है ना, ये R है ना, तो बताइए क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है? आइसोस्केलस ट्रायंगल हुआ? नहीं हुआ। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होते हैं, ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? ये दोनों तो इक्वल होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा? होगा ना। तो कैसे इसको कैलकुलेशन करोगे? नहीं बना पाओगे, कंपोनेंट पे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे F1, ठीक है। तो F1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो तो ज़रा ध्यान दो यहाँ पे, सर डायरेक्ट आप क्यू स्क्वायर कैसे लिख दिए? तो यहाँ पे जब आप F इक्वल टू निकालोगे तो हम पढ़ाए हुए ना कूलम्ब्स लॉ में, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो के Q1 इक्वल टू भी आपका Q है और Q2 इक्वल टू भी Q है, आर स्क्वायर होगा ना। तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो के का वैल्यू यहाँ क्यू स्क्वायर और आर का वैल्यू तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा ना। चलिए फिर हम लोग F2 निकालेंगे तो इसका भी आपका यही वैल्यू आएगा, हाँ या ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दो फोर्स, एक आपका इस डायरेक्शन में और एक आपका, अगर F1 बोले तो हम लोग का इस डायरेक्शन में और F2 बोले तो इस डायरेक्शन में, इसका हम लोगों को कंपोनेंट सॉल्व करना होगा। तो स्वाभाविक है कि आपका जितना एंगल होगा इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, अरे हाँ या ना। तो दो पार्ट में, तो ये अगर एंगल को अगर आप थीटा मान लोगे, या इसी एंगल को, इसको पूरे अगर मान लीजिए हम लोग 2 थीटा मानते हैं, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? थीटा, और ये भी आपका आ जाएगा थीटा। तब चलिए इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका F1 और ये आ जाएगा F2, सॉरी F1 कॉस थीटा, यहाँ पे आपका F2 साइन थीटा, और इधर डाउनवर्ड में आपका आ जाएगा F2 कॉस थीटा, आएगा ना। अब देखो तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सुनो, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और साइन थीटा के इक्वल होंगे तो आपस में ये दोनों कैंसिल आउट कर गया। तो रिजल्टेंट जो F निकालेंगे वो आपका F1 प्लस F2, ब्रैकेट में हम कॉस थीटा लिख दें, काहे कि यहाँ से F इक्वल टू क्या आएगा? F1 कॉस थीटा प्लस F2 कॉस थीटा, हाँ आएगा कि नहीं? तो हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते, F1 प्लस F2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2k क्यू स्क्वायर बट्टा, अच्छा ध्यान देना है, इसका होल स्क्वायर ना है जी, तो क्या आ जाएगा? सिर्फ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा ना। अब कॉस थीटा इक्वल टू वैल्यू पुट करोगे, तो इसको तुम थीटा माने हो, तो कॉस थीटा जब तुम इसको माने तो ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ, तो क्या हो गया? आर बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, नहीं बोल रहे हो, तो यहाँ से F इक्वल टू जो तुम्हारा नेट F रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2k क्यू स्क्वायर आर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अब चलो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें काइनेटिक एनर्जी का, क्या पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी। तो फोर्स, तो चूंकि ये सर्कुलर ट्रैक पे कर रहा है तो इसका हो जाएगा mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2k क्यू स्क्वायर आर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी? हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/2 मल्टीप्लाई कर दें तो एम वी स्क्वायर, और आर को इधर ले आए ना तो 1/2 और फिर के क्यू स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर ना, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर
3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू देखो तुम्हारा आ गया KQ² R² प्लस A² का पावर 3/2। बोलो तो है, बन गया। बस सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, रिजल्टेंट तो अच्छे से बना लेना है इसको कंपोनेंट पे। हम पता है कि इसमें से 15% से 20% स्टूडेंट के पास ही बात गया होगा, बाकी लोग को बाउंस कर गया होगा। तो इसमें आपको हम सारी बात बताए हुए हैं, सारी बात को समझाए हुए हैं, इसको नोट कीजिए। इसके बावजूद भी किन्हीं को दिक्कत होगा तो 2:30 बजे से हम बोल ही दिए हैं, बाकी सुबह में, ठीक ना, इसको आप पूछ सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना है, आपका यहाँ पे -Q चार्ज है, यहाँ +Q है, यहाँ +Q है। हम इस पे टोटल नेट चार्ज यानी नेट वैल्यू ऑफ चार्ज क्या लगता है वो निकालते हैं, और उसको निकाल लेने के बाद हमारा जो फॉर्मूला होता है, चूँकि कह रहा है कि वो सर्कुलर R रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे क्या है, रोटेट कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेंगे वो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल लगेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r। R इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ R² हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv², तो दोनों साइड हाफ से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से 2 को कट कर दिए, तो यहाँ से आ गया। चलो, कौन कौन लोग इसको बनाया था, तुम दोनों लोग बनाए थे, वाह, हैं नहीं बनाना, चलो तो अब बन गया। देखो, शुरू से अगर अच्छे से मेहनत करोगे सब्जेक्ट टफ नहीं लगेगा। आप भी चाहोगे कि हम घूमें भी, फ़ोन भी चलाएं, पढ़ाई भी करें, इंटरटेन भी हो, तो इतना आसान पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके होता है ना। आसानी से पढ़ाई होता तो सब इन्वेंशन अपने इंडिया में नहीं हो जाता, काहे सब इतना ज़्यादा फॉरेन में हुआ है। हम लोग पढ़ना अब शुरू किए हैं, हम लोग के पूर्वज पढ़ते थे तीर धनुष चलाना, तलवार चलाना, हम लोग विज्ञान पे बाद में आए हैं, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग डिले हैं। हम लोगों से अगला कंट्री 200 साल 300 साल आगे है, हम लोग उससे 300 साल पीछे हैं, 200 साल पीछे हैं। उसको ओवरटेक करने के लिए वैसा काम करना होगा। किसी गाड़ी को पीछा करने के लिए अपनी गाड़ी को तेज़ वेग से चलाना होगा, और गाड़ी भी तेज़ नहीं चला रहे हैं हम लोग। बताऊँ क्वेश्चन नंबर 38, कौन कौन लोग बनाए हो 38? कोई नहीं बनाया। 38 के बनाया गलत हो गया। 38 बहुत आसान क्वेश्चन है। 38 इतना आसान अभी तक का कोई क्वेश्चन नहीं था। कह रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इंटर्स द रीजन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। टू पैरेलल प्लेट, तो पैरेलल प्लेट के बारे में ये बोला गया है कि इधर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है तुम्हारा ये है, ठीक ना। देयर इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, पार्टिकल्स इमर्ज फ्रॉम द रीजन with velocity v, particle emerges from the region with velocity v, taking c a dielectric constant, तो v will depends। तो positively charged particles p enters in the region between two parallel plate capacitor, ध्यान दो, सॉरी पैरेलल प्लेट। तो अब ध्यान देना यहाँ पे कि अगर u वेलोसिटी से अगर हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसमें एंटर करेगा, तो देखो पॉजिटिव को तो पॉजिटिव क्या करेगा, रेपल करेगा, हाँ या ना। नेगेटिव क्या करेगा, क्या इसको स्ट्रेट पाथ पे चलने देगा, अरे चलेगा ये स्ट्रेट पाथ पे। ये यहाँ से ध्यान दो, ये लाइन हो गया आपका कि इस लाइन से आप इमेजिनेशन कर रहे हो, लेकिन ये इस लाइन से इमेजिनेशन नहीं करेगा, ये ऐसे होके यहाँ से बाहर आएगा, और यहाँ जब बाहर आएगा तो फिर यहाँ से ये स्ट्रेट रहेगा। सर ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इस पे फोर्स आपका कंटिन्यू इस डायरेक्शन में F इक्वल टू आपका QE इस डायरेक्शन में लगना आपका शुरू हो गया। सुन रहे हो? तो चलो अब ध्यान दो, क्या पढ़ाए थे प्रोजेक्टाइल मोशन मेरे गधा सब, कि जब किसी बॉल को अगर तुम फेंक दोगे u वेलोसिटी से, तो इसके x वाले में कोई चेंज नहीं होता है, y वाले में ये पहले बढ़ता और ये घटता नहीं है जी। तो सुनो, यहाँ पे भी आपका अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट की अगर जानकारी ले लो, तो x में u का वैल्यू चेंज y में चेंज होता है। तो यहाँ पे y में 0 था, लेकिन ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है तो y डायरेक्शन में ना है। तो चलो, तो सबसे पहले आपका ux इक्वल टू, तो u, सुन रहे हो जी, ux इक्वल टू, अब ऐसे करके स्टेट मत लगाइए, पढ़ा रहे हैं तो ध्यान दीजिए तब समझ में आएगा। रिलैक्स रहिए, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है,
अपने आप समझ में आएगा पढ़ाई। तो यू एक्स इक्वल टू क्या आ गया, यू। अब देखिए हमको निकालना है यू वाई, तो यू वाई का वैल्यू आपका 0 है ना। अच्छा सुनो, वी एक्स का जो वैल्यू है वो कोई चेंज नहीं होता है, ये यू ही रहता है, लेकिन वी वाई का वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा, जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। वी वाई का वैल्यू निकालेंगे कैसे, वी वाई का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो पहले इसके लिए हम लोगों को निकालना होगा, ध्यान से सुनना है कि एफ वाई, क्या निकालना होगा, एफ वाई। तो एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई वाई। तो यहाँ पे तो क्यू ई लग ही रहा है ना जी, तो यहाँ से ए वाई जो निकालोगे, ध्यान देना है, तो क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई, बोलो एम, क्यू ई बाई क्या हो जाएगा, एम, और ई जो आपका है तो वाई डायरेक्शन में लग रहा है। अब सुनो यहाँ से, अब जब ये तुमको मिल जाएगा तब तुम यहाँ से निकालोगे, ध्यान से सुनना है, तब तुम यहाँ से निकालोगे कि वी वाई इक्वल टू वी एक्स प्लस ए एक्स टी। अब टाइम तो हमको अभी इसमें दिया हुआ नहीं है, वो कॉन्स्टेंट का बाद में यूज़ करेंगे, तो अभी हम लोग को टाइम नहीं दिया, तो वी एक्स का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू ई बाई एम इंटू टी। अब फाइनली जब तुम यहाँ पे भी निकालोगे तो रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, तो वी एक्स तो तुम्हारा यू स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये यू है, अब प्लस यहाँ से क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इस क्वेश्चन को बनाना होगा हम लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखना है यहाँ पे, ध्यान दो, बराबर यू स्क्वायर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है बुआ, सी दिया है। तो देखो ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नहीं होता है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन, तो सी एप्सिलॉन, तो क्यू का ई का स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर नहीं लिखे हम लोग यहाँ, तो क्यू स्क्वायर ई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी लिखोगे ना यहाँ, तो बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू एम स्क्वायर और टी स्क्वायर। इस पूरे को देखो तो भी लिया है, किसी टर्म में भी नहीं है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर तो सी ही हो जाएगा। इमर्ज्ड आउट कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी तो हम लोग निकाल ही लिए ना। इसका आंसर कितना नोट कराया गया, डी कराया गया कि बी कराया गया है, आए डी नोट कराया गया है, लेकिन इस सी के जगह पे भी, यू के जगह पे भी होना चाहिए, तब आपका डी आंसर सही होगा। इसको रखिए, हम इस क्वेश्चन को 38 को घेरिए, क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा जो बता दिए हैं, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन को वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी आपका क्या यू स्क्वायर प्लस सी बाई यू स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा तब ये ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। अब वो हम आपको बता देंगे कैसे। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर अब 39। क्वेश्चन नंबर 39 का राय कि ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल शोन इन फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू डायपोल एक्सिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू द डायपोल एक्सिस पूछ रहा है ना। तो डायपोल एक्सिस के पैरेलल, तो डायपोल एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या हो गया, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल शोन इन फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू डायपोल एक्सिस। डायपोल एक्सिस के पैरेलल कहाँ पे होता है, एट पी ओनली, बोथ पी एंड क्यू, एट क्यू ओनली, या नाइदर पी नॉर एट क्यू, एट क्यू ओनली। हाँ, एट क्यू ओनली याद कीजिए कैसे, तो जब इलेक्ट्रिक डायपोल आपको हम पढ़ाए थे कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आपका डायपोल रहेगा, तो इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल मूवमेंट के पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो आपका आ जाएगा एट क्यू, चूँकि डायग्राम में क्यू लिखा हुआ है, तो एट क्यू ओनली आंसर। आंसर सी, एट पी एंड क्यू।
नहीं, तुम उस क्लास में शायद एब्सेंट। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक्सियल लाइन पे निकालते हैं तो एक्सियल लाइन पे क्या होता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका होता है कि पैरेलल टू द डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन, मतलब इसके पैरेलल तो होते हैं लेकिन डायरेक्शन इनका क्या होता है। तो हाँ ठीक है, तो अगर एक्सियल लाइन को अगर हम लोग मान लीजिए कि जो ये ले लें एक्सियल लाइन, अगर कोई लाइन अगर आपका है तो इस पर भी जो एक लाइन होता है वो भी इसका पैरेलल लाइन ही होते हैं, तो एक उसके अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अ डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P is placed in a uniform electric field strength E if theta is the angle between positive direction of P and E। सुन रहे हो जी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ P and E, तो कैसे पढ़ोगे ये, तो डायग्राम पे आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। तो डायग्राम देखो तो बुआरे, हम तुम लोगों को जो टॉर्क पढ़ाए थे, ध्यान से सुनना है, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हम पढ़ाए हुए हैं उसका ध्यान देना है। अगर ये आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिए ना, इसमें आप मान लीजिए ध्यान देना है कि ये आपका आ गया -Q और ये आपका आ गया +Q, तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट का द डायरेक्शन आपका ये हो गया। यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन करा है कि इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ P and E, तो कौन एंगल थीटा हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ P and E, तो कौन सा एंगल होगा। इफ द थीटा इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ P and E, तो E वेक्टर तो आपका ये ना हो गया, तो इसके बीच का एंगल क्या है आपका, थीटा दिया हुआ है। देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज लार्जेस्ट व्हेन, तो U इक्वल टू हम आपको क्या पढ़ाए हैं बताओ तो जरा, U इक्वल टू क्या फॉर्मूला दिया रे, -P, उसके बाद cos थीटा -1, U इक्वल टू क्या दिए फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पलटू कॉपी। एक तो तुम लोग पढ़ के नहीं आते हो, जब यहाँ बताते हैं तो कॉपी पलटो ना फिजिक्स का, क्या नोट कराए हैं। है तो फिर तो तुम लोग को ये भी बात याद नहीं है कि तो हमको पहले से ऐसे काम चलेगा, पढ़ोगे। अब कह रहा है मैक्सिमम कब होगा, तो जब तुम यहाँ पे ध्यान से सुनो, अब इसका रियल फॉर्मूला सुनो जी, इसका रियल फॉर्मूला कि U इक्वल टू -PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये इसका रियल फॉर्मूला था। तो जब थीटा 1 इक्वल टू अगर आप मान लो कि जो 0 डिग्री कर दोगे और थीटा 2 अगर आप 90 डिग्री करोगे, सुन रहे हो ना, ध्यान दो, हम वहाँ पे स्पेशल केस पढ़ाए हैं, बताओ कितना पे है, कितना पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना पे होगा स्पेशल केस में, 90 डिग्री पे। यहाँ पे जब बोले होंगे हम थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री, यानी ये ओरिएंटेशन आपका क्या है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और थीटा 2 इक्वल टू जब हम 90 डिग्री किए होंगे तो ध्यान दीजिए U इक्वल टू -PE cos 90 माइनस cos 0 करोगे ना, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 और cos 0 का वैल्यू 1, तो -PE इंटू -1, तो PE का वैल्यू आया ना जी, मैक्सिमम वैल्यू आया। हम पढ़ाए हैं ना सब चीज़, सब स्पेशल केस हम आपको बताए हैं, नोट कीजिए। कितना होगा इसका आंसर, π/2। when एक मिनट, then the potential energy of largest when is, अच्छा फिर चलो स्पेशल केस यहाँ पे कि थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री, सुन रहे हो, और फिर थीटा 2 इक्वल टू मान लो हम लोग 180 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट हम इसका क्या किए हैं, रिवर्स ले लिए हैं। तो अब देखो तो यानी आपका डाइपोल मूवमेंट अगर आपका इस डायरेक्शन में है, अगर यहाँ पे 0 डिग्री में है तो हम इसको अपोजिट कर दिए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस कंडीशन में आपका U इक्वल टू आ जाएगा -PE होगा ना, cos थीटा 2 तो cos 180 और -cos 0,
तो माइनस पी, हम चूँकि ये स्पेशल केस ये ऑप्शन नहीं था, हमको लगा वहाँ पे π/3 लिखा हुआ है, इसलिए उतना पे कर दिए। अब देखो यहाँ पे cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1, और ये आपका -1, तो माइनस तो प्लस 2p, तो दोनों में से अब कौन बड़ा है, p बड़ा है कि 2p बड़ा है? अगर ऑप्शन में 180 डिग्री का डिस्कशन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग 180 डिग्री लेंगे, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा, अगर इसके जगह पे 180 डिग्री पे π/3 दे देगा, तो उन सारे एंगल में क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ गया कि 0 पे थीटा पे, तो 0 पे आपका है, तो 0 पे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, उसमें आपका उसमें पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम होता है। π/4 के बाद अगर π/2 है तो π/2 पे मैक्सिमम होगा, इसके जगह पे फिर 3π/2 रह जाता है, फिर 3π/2 को वैल्यू हम लोग लेते, समझ गए? नोट कीजिए। तो ये क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, इसको कौन कौन लोग ने बनाए हो, कि कौन कौन लोग बनाए सही इसको? आपका 2-3 लोग। इस बार का क्या पेपर ज़्यादा टफ हो गया था तुम लोग के लिए? तुम बनाया था रे, सब बनाया है तुम रे अमन? अमन बाबू, आपके बारे में सुने हैं कि आप सब सर को खूब चॉकलेट देते हैं, हमको कहियो नहीं दिए, गलत बात है, समझे? कि सब लोगों को दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। हमको ऑफिस में पता चलता है कि सर अमन का आज बर्थडे है, तो भाई तो हम 1 महीना में उसका 2 बार बर्थडे थोड़े है, बराबर सुनते रहते हैं कि आप डेयरी मिल्क कैडबरी सब बांटते रहते हैं, या तो बांटिए तो सबको, नहीं तो किसी को नहीं दीजिए। ऐसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, आपको इतना पैसा कहाँ से आएगा? हैं पापा आपको पैसा देते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, कॉपी किताब खरीदने के लिए, समस्तीपुर में अच्छे से रहने के लिए। समय समय पे कभी कभी मान लीजिए कि जो अच्छा यहाँ पे स्वीट्स वगैरह का दुकान है वहाँ जाइए, अच्छा मिठाई खाइए, मन प्रसन्न रहेगा। हैं हमको आप चॉकलेट खिलाइएगा तभी मेरा फिजिक्स उतना ही करवा रहेगा, और नहीं अगर खिलाइएगा तभी उतना ही मीठा रहेगा। ऐसा नहीं कि हम चॉकलेट खा के पढ़ाएंगे तो फिजिक्स मीठा हो जाएगा, ऐसे फिजिक्स तीता है। सब सब्जेक्ट के लिए सिमिलर है, तो इसीलिए समझ रहे हैं ना। हमको कहीं से पता चला कि भाई अमन बाबू खूब बांट रहे हैं, हमको लगा भाई इतना दिन में तो हमको नहीं कभी मिला। रे तू न्यूमेरिकल बनाता है? तो कभी डाउट ही नहीं हमसे पूछता है, तो खाली जी सर, हम सबसे पूछेंगे, सब कहोगे हाँ सर बनाते हैं। बनाते हो तो कभी पूछोगे तब ना हमको पता चलेगा कि हाँ ये तो हम बाय फोर्सली एक एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं। अगर हम नहीं बताएं तो तुम लोग भी ना पूछो। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है जी। अब सुनो फिर से, तुमको ये जो अभी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री किए हो, तो ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। तो डायपोल अपना ये तुम्हारा पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायपोल क्या चाहेगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन हो जाएं। ये हमारा नेगेटिव साइड, मार्कर का देखो ध्यान देना है, मार्कर का ये जो साइड है ये नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉजिटिव। तो ये अभी क्या इसका टेंडेंसी है कि नहीं, डायपोल का टेंडेंसी क्या है कि हम अलाइन हो जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएं, तो हमको अब घूमना ना पड़े। कोई भी बॉडी का टेंडेंसी क्या है, केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, कि हमको स्टेबिलिटी प्राप्त करना है। H2O क्यों बना? स्टेबिलिटी के कारण बना, अनस्टेबल वो नहीं है। H2O जो आप हम लोग वाटर जो यूज़ करते हैं, जिसका आपको कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जो आप पढ़े हैं उसका केमिकल फार्मूला है ना, क्या है? H2O पढ़े हैं ना। ये H2O क्या है? स्टेबल कंडीशन में, क्या अनस्टेबल कंडीशन? स्टेबल कंडीशन में। ऐसे उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह ऐड हैं, तो उसका और भी ड्रिंकिंग वाटर का अलग से फार्मूला आ जाएगा। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ H2O आपका जो है तो स्टेबिलिटी को बताता है। तो हर सिर्फ केमिस्ट्री में ही नहीं, आप मानव जीवन में भी आपकी टेंडेंसी क्या है कि पढ़ लिख के मैं जल्दी से डॉक्टर, इंजीनियर या IAS IPS बन जाऊँ। वो आप अपने आप को क्या ले जा रहे हो? अभी के माइंड के अकॉर्डिंग आप उसको स्टेबिलिटी समझ रहे हो। और जब वहाँ पे पहुँचोगे, वहाँ इतना ज़्यादा वर्क रहेगा, तो जल्दी से रिटायर करके रिजाइन दे दें और थोड़ा आराम करने जाएं, तो उस समय का माइंडसेट का वो स्टेबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पे डायपोल का ये टेंडेंसी है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन हो जाएं, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो जाए। तुम क्या कर रहे हो कि मार्कर के ढक्कन के साइड तुम फोर्स लगा के इसको घुमा के ले आए हो यहाँ,
अब ये डायपोल का पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन, यहाँ पे निगेटिव है और ये निगेटिव ऊपर भी है, निगेटिव निगेटिव के बीच में कभी ये इस कंडीशन में रहेगा, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? और जब आपका एलाइंग है तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी उस पर बिना फोर्स लगाए हुए वो उसी कंडीशन में रहेगा, उसमें कोई भी तरह का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 41, द फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा? किसके प्रोपोर्शनल होगा जी? आर्क पावर -2 का, हाँ तो है ना ऑप्शन, हाँ ठीक है सी, ये तो सिंपल बात है। अरे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल रहे, अच्छा है कोई भी रहे, -q और +q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r ले लोगे तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या है, k q फिर मॉडुलस में -q/r², तो k q² यहाँ डिस्टेंस का ही ना, तो है प्रोपोर्शनल 1/r², तो आर्क पावर -2। अच्छा इसके बारे में इसको आर्क पावर -4 तो सेंटर ऑफ डायपोल पे ले लिया, तब फिर इसका मतलब फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक, फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का ना ये होगा, फोर्स बिटवीन टू चार्ज लाइज इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का ना ये होगा। अब चलो यहाँ पे कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक डायपोल -q से लेके +q और दूसरा फिर -q से लेके +q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है जी? नहीं बोल रहा है, 2r नहीं है, r है। द फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, दो इलेक्ट्रिक डायपोल है यहाँ तो हम लोग क्या निकाल दिए कि फोर्स बिटवीन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पे आपको कह रहा है फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डायपोल, समझ रहे हो ना? तो फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डायपोल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, चलो इसका सेंटर हम लोग ले लेते हैं O, ये आपका आ गया डायपोल मोमेंट P, और यहाँ पे भी आपका आ गया डायपोल मोमेंट P, Q×2 हम लोग पढ़ लिए ना। अब इस दोनों के बीच का लगने वाला फोर्स का वैल्यू का आपका कैलकुलेशन करना है कि टोटल इसके और इसके बीच का कितना फोर्स लग रहा है, इसको निकाल सकते हो क्या तुम लोग? सोचो, क्वेश्चन आसान है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले ही प्रॉब्लम पे है। ये आपका -q, ये आपका +q, ये आपका -q, ये आपका +q, या इस कंडीशन में भी हो सकता है +q। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल तो इसके सेंटर से मान लीजिए हो सकता है, तो फिर एक और आपका यहाँ -q आ जाएगा और यहाँ पे आपका +q आ जाएगा, कि दोनों का सिमिलर ही ना है, तब ना इसके बीच का डायपोल, तो इसके बीच का भी डिस्टेंस r हो सकता है। बनाइए, कैसे बनाइएगा? रिजल्टेंट फोर्स तुमको निकालना होगा, सुनो कैसे निकालोगे। ऐसे हम इस पे हिंट देते हैं, तुम लोग इस प्रॉब्लम को बना, पहले तो इसके कारण, सुन रहे, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण और फिर इसके कारण, रिजल्टेंट निकालोगे ना, आर्क पावर -4 है। सुन रहे हो? पहले इस दोनों के बीच का, फिर इसके बीच का, फिर इसके और इसके बीच का रिजल्टेंट निकालोगे ना, तो एक रिजल्टेंट इसका होगा, एक रिजल्टेंट इसका होगा, फिर नेट फोर्स निकालोगे तो आर्क पावर 4 1/आर्क पावर 4 में आ जाएगा। बनाओगे? बनाना। अगला क्वेश्चन आसान है, बनाना। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक डायपोल आपको कहाँ पे है? एक्स एक्सिस में। डायग्राम को देखिए, क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन नहीं लाए हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्स एक्सिस, अ पॉइंट P is at distance 20 centimeter from the origin O such that OP makes an angle π/3। तो R को थीटा दिया हुआ है, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है विद द एक्स एक्सिस। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P make an angle थीटा with x axis, the value of theta will be। सिंपल तो है, नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा रे गधा सब रे। tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा नहीं पढ़ाए हैं? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट का,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। पलट दिए और पलटो, हाँ यहाँ पे है ना। सुनो अब रेको पर वही डायग्राम में है, ये पढ़ाए हुए हैं ना। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तुमको क्या दिमाग लगाना है। इसमें कह रहा है आपका, ध्यान दो, यहाँ आपका माइनस क्यू, यहाँ आपका प्लस क्यू। यहाँ से मान लीजिए कोई पॉइंट पी लेते हैं, तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक डायपोल निकालते हैं तो एक तो हमारा एक्सियल, दूसरा इक्वेटोरियल, और इन दोनों का क्या है कि रिजल्टेंट हम लोग निकाल दिए थीटा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर तो ये अगर मान लो अल्फा ले लेंगे तो क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि P मैक्स पॉइंट P पे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P तो ये एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P मैक्स एन एंगल थीटा। इसके तो टोटल थीटा ना हो गया, तो टोटल थीटा हो गया तो यानी ये 30 डिग्री प्लस अल्फा हो गया, नहीं हुआ जी, 30 डिग्री प्लस अल्फा। तो द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, तब देखो कैसे बनेगा। तो कहाँ गया, हम फॉर्मूला कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग टेन अल्फा निकालेंगे। ध्यान दो बबुआ सब लोग, 1/2 और थीटा का वैल्यू, यहाँ पे तुम थीटा जो लिए हो ना, तो यहाँ जो थीटा हम लोग लिख रहे हैं उसको अल्फा मान लिए हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। आर कोमा थीटा तो हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर कोमा 60 डिग्री, कोई दिक्कत, आखिर डायरेक्ट टेन थीटा लिख दें अल्फा के जगह पे, कंफ्यूज होगा। अल्फा ही थीटा है, क्वेश्चन में थीटा है, हम तुमको पढ़ाएं अल्फा। तो 10 अल्फा इक्वल टू 1/10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 ना, तो ये √3/2, अरे हुआ ना। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या आ गया हमारा 10 इनवर्स √3/2। अब कह रहा है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो थीटा का जो वैल्यू तुम जो कह रहे हो, तो थीटा का वैल्यू अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ये 30, तो ये भी 30, तो 30 प्लस अल्फा, नहीं बोल रहे हो, 30 प्लस अल्फा ना जी। तो 30 को क्या लिखोगे, पाई/6 और प्लस 10 इनवर्स √3/, है ऑप्शन। तो √3/2 10 का तो डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं ना है, कौन है ऑप्शन इसका, है बी है। वेट बी तो ठीक है तो है, हम जहाँ 30 डिग्री ले रहे हैं तो वहाँ तो 60 डिग्री ना है, नहीं है, पाई/3 ना है, तो हम यहाँ पे पाई/6 का लिख रहे हैं, यहाँ भी पाई/3 लिखे हैं, ठीक है। वो 30 डिग्री, वो क्वेश्चन हम 30 डिग्री जल्दीबाजी में बताने के लिए उसको मेंशन कर दिए। यहाँ पे देखो ना, यहाँ भी हम लोग 30 कर रहे थे, जबकि ये 60 है तो ये भी तो 60 होगा ना। आप पूरे कितना हो जाएगा 60 प्लस अल्फ़ा, तो 60 को क्या लिखेंगे, पाई/3 लिखेंगे, तो पाई/3 प्लस अल्फ़ा। तुम लोग नहीं फॉर्मूला याद रखते हो, जिसके चलते तुम लोग को कॉपियों देखते हैं, इधर भी बताते हैं, इसी बन गया। कौन कौन इसको सही बनाए थे, 2 लोग, हाँ ऐसा ही टिक लगा दिया होगा, जो बात है स्पष्ट सही गुड लक के कारण हो गया। नहीं तो हम क्वेश्चन पूछते हैं तो कहाँ बताते हो, फॉर्मूला बताते ही नहीं हो, आप क्वेश्चन सही बना देते हो, रॉन्ग मेथड से राइट आंसर निकालते हो। नोट कर, क्वेश्चन ऐसा कोई है, सिर्फ अभी तक हम लोग कौन सा क्वेश्चन को राउंड किए हैं, 38 ना, अच्छा, और 38 से पहले एक क्वेश्चन और 33, और कोई नहीं ना, 29, ठीक है। हाँ फिर से बोलो, हाँ ये पाई/3 है, ये अल्फ़ा है। फिर से कॉपी तुम्हारा कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, पलटो। इसमें तुम देखो यहाँ पीछे, रुको न, डायग्राम में देखो न, ये तुम्हारा अभी एंगल, ये तो इस लाइन पे ना एंगल अल्फा बिटा रहा है, और तुमको कह रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाता है, तो एक्स एक्सिस थीटा का मतलब क्या, एक्स एक्सिस के साथ अगर पूरा एंगल अगर मान लो थीटा बनाता है तो उसका मतलब क्या, ये एंगल प्लस बीटा, समझे। अरे इस क्वेश्चन में एक बात को समझो, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है यहाँ पे
कि OP makes an angle pi by 3 with x axis if the electric field at P, यानी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर थीटा एंगल x एक्सिस के साथ बनाता है, तो तुमको जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल जो पढ़ाए हैं, तो उसमें जो एंगल है वो इसके साथ बनता है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि x एक्सिस के साथ, तो x एक्सिस के साथ तो ये एंगल प्लस ये एंगल ना, तो अगर आपका ये 60 है तो ये भी 60 होगा, इसको तुम अल्फा मान लिए हो तो 60 प्लस अल्फा नहीं होगा, तो 60 का वैल्यू पाई बाई 3, अल्फा का तो फॉर्मूला डायरेक्ट है कि 10 अल्फा इक्वल टू 1/2 10 थीटा। कोई दिक्कत? चलो, सब फॉर्मूला भी याद नहीं रखते हो तो कैसे तुम लोग बनेगा। क्वेश्चन 43, क्वेश्चन नंबर 43, कितना टाइम हुआ है? अभी है ना टाइम? हाँ 10 मिनट है तो निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा होगा सही? गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर साइमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। साइमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहे या ना रहे, गॉस थ्योरम को इससे कोई लेना देना है ये नहीं है। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम, ये भी बात गलत है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ इज फील्ड ड्यू टू द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ इज द, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कहाँ करते हैं हम? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, ये भी बात नहीं होगा। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू द ऑल चार्ज इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, डी आंसर होगा। अगला 8 पॉइंट चार्ज, सुन रहे हो जी? तो आपका क्यूब और क्यूबॉइड में 8 वर्टिसेस होते हैं ना? नहीं होता है, 4 और 4 8। तो 8 पॉइंट चार्ज कैन बी एज्यूम्ड एज ए स्मॉल स्फीयर uniformly charged their center at the corner of cube, each having magnitude q, each are fixed at the vertices of q. The electric flux through the surface ABCD of the cube is, कितना होगा जी? बनाओगे इसका? ऐसे ऑप्शन तुम लोग को कौन सा टिक कराया गया है? डी, सी। अच्छा हाँ, q by 6 एप्सिलॉन। बनाओ, नहीं बनेगा। कितने, अरे कितने साइड होते हैं उसमें? तो एगो के कारण तो दुईगो के साथ में 0 डिग्री बनेगा, बाकी के साथ 98 डिग्री में बन जाएगा, तो 2 गो हुआ। तो ऐसे ही करके टोटल बनाओ ना, कितना आएगा, आंसर बन जाएगा अपने आप। एक अगर मान लो कॉर्नर पे है तो वो किसके जिसके साथ 0 डिग्री बनाएगा उसी के साथ ना वैल्यू निकालोगे, जिसके हाँ जिस पे परपेंडिकुलर पड़ेगा। अब बाकी जिसके साथ मान लो कि जो तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा तो उसके साथ तो 0 हो जाएगा। ऐसे करके बना के कैलकुलेशन करना है। उसमें फिर तुम्हारा निगेटिव और पॉजिटिव, सुन रहे हो, जहाँ 0 डिग्री और 180 डिग्री को भी तो ध्यान रखना। एरिया वेक्टर पे बनेगा तो उसमें कुछ कट जाएंगे, कुछ आ जाएंगे। तो 4 तिया 12 में 6 घटेगा, 6 बचेगा। बनाओ इस क्वेश्चन को अपने से, फ्लक्स वाला। देखो, एक वर्टिसेस के कॉर्नर पे लेते हो तो उस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और फिर एरिया वेक्टर निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जिसमें 0 डिग्री एंगल बना रहा है वो फ्लक्स तुम्हारा पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जिसमें 180 डिग्री बना रहा है उसमें वर्टिसेस तो आपका कितना होता है भाई? वर्टिसेस 8, फेस कितने होते हैं? 6 होता है ना। तभी मान लो ये क्यूबॉइड, अगर हम लोग यहाँ पे एक हिंट हम दे देते हैं, तुम लोग आराम से बना लोगे इसको। ये तो क्वेश्चन एकदम, ये यहाँ पे है ऐसे ऐसे ऐसे। अब मान लो जो यहाँ पे ऐसे, अब मान लो जो तुम्हारा चार्ज यहाँ पे है, तो एरिया वेक्टर इसके लिए तो 90 डिग्री, इसके लिए भी 90 डिग्री। अरे हाँ या ना? तो तुम्हारा इसके लिए, किसके लिए? सिर्फ इस फेस के लिए और इस फेस के लिए होगा। अब प्लस एगो इस फेस के लिए और एक उस फेस के लिए, हाँ या ना? तो करो, बनाओ। तो सब वर्टिसेस पे है, मिड पे नहीं है, तो बनाओ जल्दी। Q by एप्सिलॉन होता है तो आपका यहाँ पे 6 फेस का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इसको बनाना, नहीं बनेगा फिर बता देंगे कल। क्वेश्चन नंबर 45, फिगर शो अ क्लोज सरफेस
which intersect a conducting sphere. If a positive charge is placed at the point P, the electric flux through the closed surface which intersect conducting sphere. If a positive charge placed at the point P, the electric flux through the closed surface. कंडक्टिंग तो होलो तो नहीं है, सॉलिड है, तो उससे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा, और जब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा तो जो इसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो पूरा कंप्लीट तो इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46, अ मेटालिक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r हैज चार्ज -q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट। अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द सेल, एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स shown in figure represents the variation of electric field E with the distance r from the center of the cell? ये सब पढ़ाए हुए हैं, सब बनाना। तो 46 तक में कौन कौन क्वेश्चन, 45 देना तो बोरे पेन, एगो 45 का डिस्कशन हम लोग को करना है, और 1 मिनट 38। अच्छा, और कोई नहीं, 38 और 29 है ना जी, ठीक। अच्छा, आप 46 47 बनाए हो, नहीं बना है, 48 49 50 कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन भी हम कल कर देंगे। कल आप लोग ये संकल्प वाला जो क्वेश्चन है तो इसका हम डिस्कशन क्या करें, इसका अलग से हम टाइम में कर दें, कोई दिक्कत? तो कल ये जो इसमें तो दोनों बैच मर्ज हो ना, तो ये वाला डिस्कशन कल कंप्लीट करके कल पोटेंशियल का और क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना। इसमें तो आपका गॉस थ्योरम तक है ना, गॉस थ्योरम का भी देखेंगे कुछ क्वेश्चन पोटेंशियल का करा के कल। अब परसों से हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। कैपेसिटर से जो भी बच्चे नए हैं, कैपेसिटर से आपको सारी बातें खूब अच्छे से समझ में आएगी। आज क्वेश्चन बता रहे थे, थ्योरी आप नहीं पढ़े हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए घबराना, जो पढ़े नहीं तो उसके बारे में टेंशन लेना नहीं है। कैपेसिटर जब स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी ये मैं देखता हूँ संकल्प वाला, अगर आज शाम में ही हमको टाइम मिला तो हम ऑनलाइन डिस्कस करके ही यूट्यूब पे डाल देंगे, तुम लोग देख लेना।